ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक ढलती रात। इस नाटक के लेखक हैं गंगा दास कोठारी और निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक ढलती रात। कौन है? कौन है बाहर? कोई दरवाजे पर खड़ा है। ये मालूम होते हुए भी दरवाजा ना खोलना एक पुरुष की कायरता समझी जाए या असभ्यता? वीरान जंगल की ढलती रात में दरवाजा खोलने के पहले अपरिचित का परिचय प्राप्त करना सभ्यता है, असभ्यता नहीं। अजीब इंसान है। मैं कौन हूं, मेरा क्या नाम है, ये बताने से पहले क्या आपका दर्शन, आपका परिचय प्राप्त कर सकती हूं? देवी, दरवाजा आपने मेरा खटखटाया है, मैंने आपका नहीं। देखिए, मेन रोड पर मेरी कार खराब हो गई है। मुझे कार चलानी तो आती है लेकिन कार ठीक करनी नहीं आती है। थोड़ी देर तो मैंने इंतजार भी किया कि शायद मेरे भाग्य से कोई दूसरा कार वाला गुजरे और मदद कर दे, लेकिन इस ढलती रात में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। आपकी ये झोपड़ी नजर आई, अंदर रोशनी थी, इसलिए चली आई। सुबह तक के लिए विश्राम करने की जगह मिल जाएगी इस आशा में। अब मैं कहाँ से आई हूँ और कहाँ जाना ये बताने की अब आवश्यकता नहीं रही। धन्यवाद देवी, अपरिचित का अप्रगट रूप से स्वागत है। लेकिन इस घर में केवल एक ही कमरा है, इसलिए आप बरामदे में ही विश्राम करें। और हाँ, आपके दाएं हाथ की ओर चारपाई और कंबल है और बाएं हाथ की ओर फल फूल और पानी का मटका। यही कहना चाहते हैं ना? अब आप ये तो नहीं कहने वाले कि अतिथि को बाकी की रात बिताने के लिए इतना पर्याप्त तो होगा? जी, ऐसा ही बोलने वाला था। क्या कमाल है, कमाल है। धृष्टता के लिए क्षमा मांगते हुए मैं पुनः प्रार्थना करती हूँ, क्या मैं आपका दर्शन और परिचय? माफ कीजिएगा, मुझे नहीं स्मरण है कि आप ये प्रार्थना पहले भी कर चुकी हैं। खैर, मैं इस घर का स्वामी हूं, यही मेरा परिचय है। और रही बात दर्शन की अभिलाषा की, तो यही कहूंगा कि यह अभिलाषा मेरी दृष्टि में कृत्रिम है। आकृति के सौंदर्य की अपेक्षा मैं कृति के सौंदर्य को देखना उचित समझता हूं। बुद्धिमान आंखों पर विश्वास करते हैं, कानों पर नहीं। आकृति का सौंदर्य देखा जाता है, कृति का नहीं। सौंदर्य कृति का ही होता है। आकृति का सौंदर्य तो भ्रम है, मृगजाल है, केवल एक स्वप्न भर है। कृति का सौंदर्य ही स्थायी है, चिर है। परंतु आप, सौंदर्य की परिभाषा मैंने आपको लक्ष्य करके नहीं कही, बल्कि नैसर्गिक सत्य को दोहराने के लिए कही थी। किंतु आपके उत्तर से प्रकट है कि आप रूपवती हैं और आपको अपने रूप का अभिमान भी है। खैर, नारी के लिए दोनों बातें होना स्वाभाविक है। मेरी स्वाभाविकता की अपेक्षा आप अपनी अस्वाभाविकता की ओर ध्यान देते तो शायद इस वीराने में अकेले रहने की आवश्यकता न पड़ती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ होगा। असहाय अबला को मुसीबत में देखकर सहायता करने की अपेक्षा उसके रूप और शील पर तर्क वितर्क करने में मुझे कोई स्वाभाविकता नजर नहीं आती। रंगमंच पर खड़े होकर समान हक के लिए ललकारने वाली सबला को मुसीबत के समय ही अपना अबला होना क्यों याद आता है? और माफ करना, आपका तर्क सत्य की अपेक्षा कटुता की ओर बढ़ रहा है। आपके सामने प्रकट ना होते हुए भी आपकी पूर्ण सुरक्षा का दायित्व मुझ पर है। निर्भय होकर विश्राम कीजिए।
इस समय आपके लिए शीतल जल का सेवन उपयुक्त होगा। धन्यवाद, धन्यवाद। आपको कितना ख्याल है। सुबह मेरी कार ठीक कैसे हो गई। चलिए छोड़िए, आपसे और किसी प्रकार की सहायता की आशा करना व्यर्थ है। कमाल का इंसान है। अच्छा पर्दानशीन पुरुष, आपको प्रणाम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। पर्दानशीन पुरुष, बहुत खूब। ईश्वर अबला को बल दे। अंदर आ जाओ। चलिए। क्यों मैडम, तबीयत तो ठीक है ना? आज कॉलेज क्यों नहीं आई? अरे क्या बताऊं कांता, रात बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। तब तो भैया को जरूर कहना पड़ेगा, तुम्हारा खास ध्यान रखें, वरना आप तो तुझे ना हर वक्त मजाक ही सोचता रहता है। पता है, कल रात को जब 1 बजे तेरे यहाँ से लौट रही थी, हाँ, तब जंगल के बीच पुरानी पुलिया के पास मेरी कार खराब हो गई। हे भगवान। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। रूपा, मैंने समझाया था ना कि रात का समय है, शहर दूर है, भैया पहुंचा देंगे। लेकिन तुम किसी और की सलाह मानो तब ना। अपनी नई कार पर बड़ा भरोसा था ना। अच्छा होता यदि वो तुम्हारी। फिर बीच में बोल पड़ी। चुप करना, बिल्कुल चुप। सुन। ओके, आई एम सॉरी। हाँ, अब बता फिर क्या हुआ? अमावस्या की स्याह रात, ऊपर से जंगल। जैसे ही कार पंक्चर हुई, मेरी तो छाती की धड़कन रुक गई। हाँ, पास में एक झोपड़ी देखी, उसमें रोशनी नजर आई। हाँ, सोचा कि सहायता के लिए कोई मिल जाएगा। वहां पहुंची, दरवाजा खटखटाया, लेकिन सहायता के लिए कोई बाहर तक नहीं निकला। फिर उल्टे झोपड़ी वाले ने भीतर से ही सवाल जवाब शुरू कर दिए। बाहर आने का नाम ही नहीं लिया। सच्ची? हाँ। अरे कौन था वो जंगली? भाई, कहानियों में तो ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा है। जंगल में जानवरों के बीच रहते रहते इंसान का स्वभाव भी जंगली ही हो जाता है। क्या तुमने सुनाई नहीं उसको 2-4? अरे सुनाई, खूब सुनाई। डांटा, कटाक्ष भी किया कांता, प्रार्थना भी की, लेकिन उसने ना दरवाजा खोला ना बाहर आया। क्या आया ही नहीं बाहर? नहीं। कोई मदद नहीं की? बड़ा घमंडी मालूम होता है। घमंडी नहीं, घमंडी नहीं था, घमंडी नहीं था। रात बहुत देर तक उसकी विचित्रता पर सोचती रही। ना जाने कब नींद आ गई, और पता है, जब आंख खुली तो देखा कि सूरज बहुत ऊपर आ चुका था। दरवाजे की ओर नजर गई तो बाहर ताला पड़ा था। अजीब बात है। तुम कोई सपना तो नहीं सुना रही मुझे रूपा? अरे नहीं कांता, सच्ची बात सुना रही हूँ, बिल्कुल सच्ची। हाँ, सुबह की पहली किरण के साथ ही विलुप्त हो जाता है वो इंसान। अरे कोई पढ़ा लिखा पागल रहा होगा। ओफो, आंखें सुनना। पता है, जब मैं अपने कार के पास पहुंची ना, हाँ, तो देखती रह गई। पंक्चर वाला टायर बदल दिया गया था। कार चालू की तो वो स्टार्ट हो गई। सीधे घर आ पहुंची। वो अदृश्य पुरुष अंत तक प्रकट नहीं हुआ? नहीं। हाय राम, कोई जादूगर वादूगर तो नहीं था? वैसे अच्छा ही हुआ जो सामने नहीं आया, वरना तुम पर अपना जादू टोना कर देता। अरे कांता, तुम तो ना पूरी बुद्धू हो। वो जादूगर वगैरह कुछ नहीं था। पता है, घर पहुंची, कार से उतरते हुए पीछे की सीट पर नजर पड़ी तो वहां एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था। ठहर, सुना मत मुझे, मैं खुद पढ़ूंगी, पढ़ने दे। अच्छा बाबा, ये ले। पढ़। हाँ बाबा, पढ़ रही हूँ। असहाय पथिक, जलपान के समय आप निंदिया की बगिया में खोई हुई थी, इसलिए असभ्य की दुनिया में बुलाना उचित न समझा। मेरा प्रत्येक कार्य और समय निश्चित है, अतः विदाई के समय की अनुपस्थिति के लिए क्षमा। गाड़ी सुधार दी है, सेवा सत्कार करने का मैं अभ्यस्त नहीं। शेष शुभ।
रूप गर्विता को पर्दानशी का प्रणाम। रूप गर्विता को पर्दानशी का प्रणाम। ओहो, खामोश क्यों हो? अब बता कि वो कौन हो सकता है? जंगली, खमंडी, पागल या जादूगर? ए कांता, तो चुपचाप उस चिट्ठी में क्या घोर रही है? इतनी सुंदर लिखावट, अक्षर क्या है मानो चुने हुए सुंदर मोती भेंट करके गया हो। अब मैं बता सकती हूँ, हाँ अब बता सकती हूँ कि ये कौन हो सकता है। हाँ कौन हो सकता है? बोल। ठहर, सोचने दे। बता लो। अरे हाँ, ये रूपनगर का राजकुमार होना चाहिए। राजकुमार? क्या बुद्धू सहेली पल्ले पड़ी है मेरे। कांता, 21वीं सदी की बात कर, 21वीं। राजा रानियों का जमाना गया। ये घटना झोपड़ी में हुई, किसी महल में नहीं। हाँ 21वीं सदी की ही बात कर रही हूँ। राजकुमारी शकुंतला आखेट के लिए वन में गई। शिकार की आहट हुई, किंतु दुष्यंत कुमार कहीं दिखा ही नहीं दिखा। हिरण का क्रंदन तो हुआ, किंतु नजर ना मिली। अच्छा सुन, भैया मुझे लेने के लिए अभी आने ही वाले हैं। हाँ, उन्हें ये किस्सा जरूर सुनाना, मेरी होने वाली भाभी। अरे ना बाबा ना, ऐसा भूल कर भी मत करना। तू तेरे भैया को कुछ ना बताना। हाँ, माँ के पूछने पर कि रात क्यों नहीं लौटी, मैंने कह दिया खाना पीना खत्म होते होते रात के 12 बज गए। बाद में कांता ने नहीं आने दिया मुझे। ओ, बड़ी होशियार है। झूठ तू बोलेगी और नाम लेगी मेरा। हाँ कोई नई बात तो है नहीं, सहेलियां होती किस लिए? बात तो एकदम सही कही तूने। हाँ सही कही। अजी हमसे पूछिए सहेलियां होती किस लिए हैं? माफ करना मिस रूपा, कहीं कुछ प्राइवेट, कॉन्फिडेंशियल या कोई सीक्रेट वार्तालाप तो नहीं चल रहा था? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप बैठिए ना। भैया तुम्हारा नाम ही लिया था कि बस हम टपके। तो मिस रूपा, आप कांता से पूछ रही थी कि सहेली किस लिए होती है। उससे क्या, ये सवाल मुझसे पूछिए। सहेली की आवश्यकता 3 बातों के लिए पड़ती है। 1, दुख सुख में साथ दे। एकदम ठीक। दूसरे, ठोकर लगने से पहले बचा ले। ये भी ठीक। तीसरे, जीवन साथी का चुनाव करने में योग्य सलाह दे। ये वाला कुछ ठीक नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं। भैया, जीवन साथी का चुनाव करने में सहेली की आवश्यकता मैं इसलिए नहीं समझती कि ये मौका बड़ा नाजुक होता है। सलाह देने की बजाय आमने सामने कर देना। क्या है? कांता, मैं नीचे चाय के लिए कह कर आती हूँ। एक मिनट, तू ना यहीं बैठ। हाँ, मैं नीचे माँ से भी मिलने जाती हूँ और चाय भी ले आती हूँ। हाँ कांता है कांता बुद्धू चली गई। खुश नसीब हूं कि आप मेरी बहन की सहेली हैं, वरना ना जाने। सुंदर बाबू, मैं बेपर्दा हूं, बेशर्म नहीं। कांता से आपका प्रस्ताव मिला, आपको मेरा उत्तर भी मिल गया होगा। फिर वही बात दोहराने की आवश्यकता क्यों है? कांता से आपका उत्तर मिल गया, शादी कभी नहीं हो सकती ना। सही, अरे कम से कम सैर सपाटे ही सही, कभी कभी सेकंड शो सिनेमा ही हो जाए, और कुछ नहीं तो पिकनिक पार्टी हुआ करे, और शादी आपकी मर्जी से। हाँ? आज नहीं तो साल 2 साल बाद। सुंदर लाल, कितना अच्छा होता आपके समान आपके विचार भी सुंदर होते। आपकी खूबसूरती पर मुग्ध होने वाली युवतियों की कमी नहीं। मुझे क्षमा करें, आपसे एक और प्रार्थना है। प्रार्थना नहीं, आज्ञा दीजिए मिस रूपा। अब आप भूल कर भी
ये बात जुबां पर न लाना। अधिक क्या कहूं, आप मुझसे बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, क्या इससे भी अधिक खुलासे की आवश्यकता है या नहीं, ये मुझसे पूछिए। बस रहने दीजिए। प्रश्न तो यूं पूछते कि आप जिंदगी भर उत्तर न दे पाते, किंतु क्या करूं, आप कांता के भाई हैं। मेरा भाई होने से खास कंसेशन देने की जरूरत नहीं है रूपा। हाँ, ये चाय लीजिए। और हाँ, बीच में ना मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, समझी तू? जरूरत पड़ेगी। मिस रूपा ने अपना फैसला बिना कुछ सोचे विचारे साफ साफ नहीं दिया। नहीं दिया? क्या रूपा, तू भी ना। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है? अरे बोल दे बेधड़क जो बोलना है। यहाँ कोई पर्दा नशी पुरुष नहीं है, समझी? चल बोल दे। अच्छा तू चाय पी ले। रामू, रामू जी आया। रामू, ये कार क्यों नहीं साफ की अभी तक? जी भाई जी, अभी कर देता हूँ। कई बार कहा है, कार रोज साफ कर दिया करो। अच्छा माँ से कह देना मैं जा रही हूँ। जी कहाँ गई हैं? पूछेंगी तो क्या बताऊँ? कांता, नहीं नहीं, कह देना कि कुछ भी कह देना। कांता के यहाँ नहीं तो और कहाँ जाऊंगी? कांता के घर की ओर ही तो जा रही हूँ। रूपा, कांता का बहाना। और मन में क्या? मन में कुछ नहीं है। और कहाँ जाऊंगी? क्यों जाऊंगी उस पर्दानशी के पास? छी छी। रूपा, उसकी झोपड़ी पास आ रही है। गाड़ी धीरे चलाने में कोई हानि नहीं। हाँ हाँ, और धीरे। अब ब्रेक लगाओ, आगे रुकना है। 1 मिनट के लिए ही रुक जाना, कुछ बिगड़ेगा थोड़े ही। 1 मिनट क्या, 1 सेकंड भी नहीं। उससे बात नहीं करूंगी, पास नहीं जाऊंगी, एक नजर देखूंगी भी नहीं। रूपा, हृदय की पुकार सुन रूपा, हृदय की पुकार। उसकी झोपड़ी पास आ रही है। कदापि नहीं। उसे परवाह नहीं तो फिर मैं क्यों परवाह करूं? बेअदब, कृति के सौंदर्य का उपासक, घमंडी। हाय रूपा, देख 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 देख, पुलिया पास आ रही है। रुक जा, रुक रुक रुक। हाँ हाँ हाँ, रोक गाड़ी रोक। मन की बात भी मान जा, व्यर्थ का भी मान छोड़। जो अतिथि का सम्मान नहीं कर सकता, प्रार्थना भी स्वीकार नहीं कर सकता, और तो और सामने भी नहीं आ सकता, उसके आ जाऊं बिना बुलाए? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। रूपा, तुम अपने होठों पर जीभ क्यों फिरा रही हो? मुझे प्यास लगी है। रूपा, होठों पर जीभ घुमाने से प्यास नहीं बुझेगी। रूपा, अकड़ में नहीं रहो। ऐसे व्यक्ति जीवन में बार बार नहीं मिलते। मन की भी मान लो। आकृति का सौंदर्य देख चुके हो, अब कृति का देख लो। इस कार को क्या हो गया? आप ईश्वर जाने क्या बिगड़ा है इस गाड़ी का। रूपा, ठीक जगह आकर रुकी है तुम्हारी गाड़ी। कार की आड़ से कार ठीक करने का बहाना करते हैं। उठा नजर देख ले। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कांता के घर ही जाऊंगी, प्यासी ही जाऊंगी, पैदल चली जाऊंगी, परंतु सामने कम से कम एक नजर उठाकर तो देख ले। दरवाजा बंद है प्रेम कुटिया का। अच्छा ही हुआ जो दरवाजा बंद है। संसार में एक से एक व्यक्ति पड़े हैं। भाग्य में रहा तो कृति और आकृति दोनों का एक रूप मिल जाएगा।
जो मुझे देखने नहीं आया उससे मैं स्वयं मिलने जाऊं? असंभव रूपा। किंतु इस समय तुम्हें कोई नहीं देख रहा है। यदि दबे पांव से छुप छुप कर वहां जाओ और खिड़की से अंदर झांको, क्या पता मिल ही जाए केवल एक झलक। नहीं नहीं नहीं, क्या पता वो झोपड़ी के बाहर ही खड़ा हो जाया कर अचानक। खिड़की के सामने बैठा हो, दरवाजा शायद हवा के झोंके से बंद हो गया हो। नहीं नहीं, उस ओर कदम बढ़ाना भी अपमानजनक है। अरे रूपा, दोपहर का समय है, सोया होगा। दबे पांव चली जा, बढ़ा कदम। यदि कहीं उसने देख लिया तो मेरा स्वाभिमान तो टूट जाएगा। मैं स्वयं क्या और उसके दोनों की नजरों में गिर जाऊंगी। हृदय का मंथन में दबा लूंगी, अबला ना कहलाऊंगी। कोई मुझे धिक्कारे ये मौका नहीं आने दूंगी। अब यहां एक मिनट भी रुकना खतरे से खाली नहीं। रूपा, अरे रूपा, वो कोई किताब पढ़ते पढ़ते लेट गए होंगे, वरना दरवाजा अभी तक दोबारा खोल दिया होता। जिसने सामने नहीं आने का तय कर रखा हो वो कभी नहीं आएगा। उसके चक्कर में मेरा ही अंतर्मन कहीं प्रकट ना हो जाए। भूल कर भी उधर कदम नहीं उठाऊंगी। रूपा, बढ़ा कदम। नहीं नहीं, मूर्ता मत कर, बढ़ा 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 कदम। अरे देर मत कर रूपा, तोड़ अपनी चिचाक, बढ़ा कदम। हाँ हाँ हाँ, क्या होगा अधिक से अधिक? पकड़ी जाऊंगी। चारों ओर कोई भी नहीं है। एक बार देख ही आती हूँ खिड़की के पास से। यदि वो झम से आ भी गया तो कह दूंगी मेरा कोई सामान यहाँ रह गया था, उसे ढूंढने आई हूँ। परंतु नहीं नहीं, अरे रूपा, अभी भी समय है, बढ़ा कदम। हाँ, सिर्फ एक नजर देख लो। नहीं नहीं, यदि कहीं वो पीछे से आ गया तो नहीं नहीं नहीं। अरे ऐसा अवसर मत चूक, बढ़ा दूसरा कदम। सच एक बार। नहीं नहीं, पर बढ़ा कदम, चल बढ़ा कदम, चल ना, जाके देख क्या। स्वाभिमानिनी, रोक कदम, रोक कदम, बढ़ा कदम, रोक कदम, रोक कदम। देवी नमस्कार। नमस्ते। क्या आज फिर से गाड़ी खराब हो गई? जी नहीं, वो उस दिन आपने गाड़ी ठीक कर दी थी ना, तो उसी का कर्ज अदा करने आई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। केवल ये 3 शब्दों को कहने के लिए गर्मी की इस दोपहरी में इतनी दूर आई हैं आप। क्या खूब हैं आप भी। शिष्टाचार हमारे साथ रहे ये तो ठीक है, लेकिन हम उसके पीछे दौड़े ये तो पाश्चात्य ढंग की थोथी नकल हो गई। खैर, कर्ज मय ब्याज के मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद। केवल यही आना था ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी सहेली के घर जा रही थी तो सोचा होंगे तो धन्यवाद दे दूं। इस ओर जंगल में आपकी सहेली? ओह, तो शायद वो यहां के सबसे बड़े जमींदार की बेटी कांता हैं। क्या आप उसे जानते हैं? चेहरे से तो नहीं, किंतु नाम से अवश्य जानता हूं। बड़े लोगों को कौन नहीं जानता। रईसों की संतान तो शहर की शोभा होती है, और पहचानना शिष्टाचार का पहला कदम है। किंतु वो मुझे पहचानती हैं या नहीं पता। झोपड़ी के द्वार बंद रख सदा अपने आप को छुपाए रखने वालों को मनुष्य तो क्या, स्वयं भगवान भी पहचान सकेंगे कि नहीं, शक है। भगवान तो मुझे कभी नहीं पहचान सकेंगे, इसका मुझे विश्वास है। और रही बात मनुष्य की, नाम से मुझे कई जानते हैं और आवाज से केवल एक। वो भाग्यशाली कौन है? आप। ओ धन्यवाद धन्यवाद। अब जाने से पहले
एक प्रार्थना करनी थी। देखिए, बाहर प्रकट होना और अपना परिचय देना दोनों असंभव हैं। इसके सिवाय तीसरी बात स्वीकार है। क्या मैं अंदर आ सकती हूं? आप खामोश क्यों हो गए? प्रार्थना स्वीकार ना हो तो वापस ले लूं? छोटी सी बात ने आपकी जुबान काट दी। जी, जबान नहीं, सिर्फ एक चाल काट दी। मुझे 1 मिनट दीजिए। अब आप अंदर आ सकती हैं। प्रार्थना वापस लेने की आवश्यकता नहीं, दरवाजा खुला है। अपरिचित को अंदर आते देख बहू का भीतर चला जाना देखा पढ़ा और सुना है, परंतु स्वयं घर के स्वामी का भीतर छुप जाना आज ही देखा है। दीप की ज्योति पर मर मिटने के लिए कई पतंगों को आते देखा है, परंतु एक पतंगे के लिए ज्योति स्वयं चली आए, ये तो आज ही देखा है। दृष्टता के लिए क्षमा चाहती हूं। इस झोपड़ी का निरीक्षण करने से आपका परिचय तो अवश्य मिल जाएगा, किंतु दर्शन के लिए आपकी हर प्रार्थना अस्वीकार रहेगी। अभी तक तो आप प्रार्थना करती रहीं, अब एक मेरी भी स्वीकार हो। यदि स्वीकार के योग्य होगी तो आप भूलकर स्वप्न में भी मेरे दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेंगी। कहिए, स्वीकार है? प्रार्थना स्वीकार के योग्य नहीं, इसलिए अस्वीकार है। शिष्टाचार की आड़ में जो अभिलाषा लेकर आई थीं, वो प्रकट हो चुकी है। पहली बार परिस्थिति से हार कर आई थीं और आज अपने आप से हारी हो। क्षमा चाहता हूं, आपकी प्रार्थना अस्वीकार है। आप जा सकती हैं। और हां, आप चाहें तो मेरी कृति के दर्शन कर सकती हैं। वहां कुछ किताबें पड़ी हैं, आप चाहें तो ले जा सकती हैं। ईश्वर भावनाओं में डूबती हुई अबला को विचारों का किनारा दे। रूपा, रूपा, कम इन कांता, आजा। रूपा, इतवार को क्यों नहीं आई? आई एम वेरी सॉरी कांता, अब मैं तेरे घर ना आ सकूंगी। तू ही मेरे घर आ जाया करना। क्या हुआ? तू ही तो कहा करती है हफ्ते में कम से कम एक दिन शहर के शोरगुल से दूर किसी गांव में रहना चाहिए। फिर अचानक एकाएक ये परिवर्तन क्यों? हाँ, यूं ही, कोई खास बात नहीं है। झूठ, सफेद झूठ। जरूर कोई बात है। तू माने जाना माने, सचमुच कोई खास बात नहीं है ना। कैसे मानूं, तू ही बता जरा। अरे, ये इतनी सारी ये नई किताबें ये कहां से लेके आई? वहीं से लाई हूं। वो झोपड़ी वाला लेखक है। लेखक हो तो यूं कहिए ना कि झोपड़ी का भूत अभी तक आपके सर पर सवार है। मेरे बदले इतवार उसी के साथ बीता होगा। अच्छा, ये बता कैसा है? फिर वही, देख नहीं सकी। क्या कहती है? इतनी किताबें तू बटोर लाई, फिर भी नहीं देख सकी? हाँ कांता, बड़ा जिद्दी है वो, अभिमानी अकड़ू। अच्छा ही हुआ। हाँ, वो कहते हैं ना, आधी छोड़ एक को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। मतलब साफ है भाई, चाहने वाले को धक्का देकर ना चाहने वाले के पीछे दौड़ना भी बुद्धिमानी है क्या? तो ये बात है, अपने भाई की वकालत करने चली। हाँ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, समझी? देख, उस झोपड़ी वाले व्यक्ति के प्रति जो मेरा आकर्षण है उसे तुम गलत समझ रही हो कांता। ओहो, हाँ, केवल रहस्य का अंत पाने की स्वाभाविक उत्सुकता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम न जाने क्या क्या ऊट पटांग सोच रही हो। सच में। बस बस रहने दे, मैं तेरी सहेली हूँ।
मुझसे तो मत ही छिपा। हाँ, एक दिन तुम्हें मेरे भैया के प्रति भी आकर्षण था। आज भैया का स्थान दूसरे ने ले लिया, कल दूसरे का स्थान तीसरा ले लेगा। और फिर कांता, जिस दिन मैं तुम्हारे भाई की ओर आकर्षित हुई थी वो केवल उसका बाहरी सौंदर्य देखकर हुई थी, किंतु अपने विचारों, अपने बर्ताव से तुम्हारे भाई ने स्वयं वो आकर्षण नष्ट कर दिया। वो जीवन को जिस ढंग से देखते हैं मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। जो दिखने में जितना सुंदर होगा उसका स्वभाव और चाल चलन भी उतना ही सुंदर होगा, ये आशा थी। परंतु तेरे भैया के पास आने से निराशा हुई। न जाने उसकी कृति और आकृति में इतना फर्क क्यों है। अरे किसके फर्क और किसके चाल चलन की बात हो रही है? मिस रूपा, मे आई कम इन? जी हाँ, आइए ना। थैंक्स। लोग कहते हैं छुपकर सुनना बुरा है, लेकिन क्यों, वो मुझसे पूछिए। अब भैया, आप दफ्तर से इतनी जल्दी कैसे लौट आए? और आप नीचे से सीधे ही ऊपर चले आए? हाँ, अरे रूपा का घर भी तो अपना ही घर है, और आज पता नहीं क्यों दफ्तर में काम में मन ही नहीं लग रहा था। मिस रूपा, ये मुझसे पूछिए कि छुप छुप कर तुम्हारी बातें सुनकर मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। अब कांता, मैं नीचे से चाय और बिस्किट लेकर आती हूँ। मिस रूपा चली गई। बिस्किट, नमकीन चाहिए या मीठे, ये तो मुझसे पूछा ही नहीं। भैया, ये हरदम का मजाक ठीक नहीं है। जब मालूम हो गया है कि वो तुमसे नफरत करती है तो फिर तुम्हें उसे अपनी सूरत तक नहीं दिखानी चाहिए। भैया, वो किसी और से प्रेम करती है, समझो। अरे हम तो उससे प्रेम करते हैं कांता, तुम छोड़ो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। ओह भैया। अरे गिरीश की इतनी किताबें, मालूम होता है कि ये रूपा का सबसे प्रिय लेखक है। उपन्यास, कहानियां, कविताएं, लगता है रूपा उसका संपूर्ण साहित्य ले आई है, और वो भी ऑटोग्राफ सहित। वंडरफुल। क्या वंडरफुल? यही लेखक गिरीश। कैसा लगा ये लेखक? आपको कैसा लगा? सच पूछिए तो मिस रूपा, इसकी कहानियां मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, इसका लिखा एक उपन्यास बहुत पसंद आया था, ढलती रात। आपको कैसा लगा मिस रूपा? मैंने एक भी किताब नहीं पढ़ी है। अब एक सहेली के यहाँ से उठा लाई थी। अब सबसे पहले वही उपन्यास पढ़ूंगी जिसकी आप तारीफ कर रहे थे, ढलती रात। जरूर पढ़िए। मैं इस उपन्यास से इतना प्रभावित हुआ था कि जिस दिन उपन्यास समाप्त किया मिस रूपा, उसी दिन गिरीश जी से मिलने चला गया था, और लगातार 3 घंटे तक उपन्यास पर तर्क वितर्क होता रहा। गजब का लेखक है, वीराने जंगल में अकेले रहता है। तब तो आपसे उनकी गहरी जान पहचान होगी। गहरी? मिस रूपा, ये पूछिए मुझसे कि कितनी गहरी होगी। पर भैया, मैंने आज तक कभी भी उन्हें तुम्हारे साथ नहीं देखा। नहीं देखा, यही गनीमत है। यदि उसे एक बार कोई देख ले तो उसकी रात की नींद, दिन का चैन, खाना पीना, बल्कि ये कहो कि जीना हराम हो जाए। क्या आपसे भी अधिक सुंदर हैं? सुंदर? वो भी गिरीश। इस नाचीज सुंदर से अधिक सुंदर संसार में दूसरा नहीं। और गिरीश की सुंदरता के क्या कहने हैं। सांप के रंग के समान चमकता हुआ उसका काला काला बदन, गंजा सिर, गरुड़ के समान उठी हुई मोटी और भद्दी नाक, धसी हुई आंखें और पिचके हुए गाल, नीचे से कटे मोटे मोटे लटकते हुए ओंठ, जंगली जानवर के समान बाहर सामने झुके हुए बड़े बड़े दांत, भैंस के समान मोटी गर्दन, उसके इस रूप पर 4 चांद। खामोश! तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे शब्दों से प्रकट हो रही है। किसी भी व्यक्ति के बारे में इस प्रकार अनाप शनाप पकना मूर्खों का काम है। मिस रूपा, अपने शब्द वापस लीजिए। मेरे शब्दों में एक भी झूठ हो तो मैं जन्म भर आपकी गुलामी करूंगा। आप खुद जाकर देख लीजिए। वो हमारे गांव जाते समय पुलिया के पास झोपड़ी में रहता है। सोचिए,
वो इष्ट मित्रों से दूर, घर बार छोड़कर, समाज की परवाह ना करते हुए उस वीरान जंगल में अकेले क्यों रहता है? मिस रूपा, मेरी बात का पक्का सबूत यही है। वो अपनी झोपड़ी का दरवाजा हमेशा बंद रखता है, आने वाले के सामने एकदम प्रकट नहीं होता। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। ये कभी नहीं हो सकता। ये सब सत्य है और बिल्कुल सत्य है। इसका लिखित प्रमाण चाहिए तो उसी का उपन्यास ढलती रात पढ़िए। यदि उपन्यास कल्पना समझती हैं तो मेरे साथ चलकर आंखों से देख लीजिए, पर एक शर्त पर। चुपचाप मेरे साथ पगडंडी के रास्ते पीछे के दरवाजे से चलना होगा। तब देखना कृति और आकृति में क्या अंतर होता है। चलिए। हाँ, बस पहुंच ही गए। मिस रूपा, अपने सैंडल खोलकर यहीं रख दीजिए। ठीक है, एक सेकंड। खुले टाइट रख। एक सेकंड, यहाँ रख दो। हाँ, यहीं। और अब दबे पांव मेरे पीछे पीछे चली आइए। आइए। हाँ, बस वो रही उसकी झोपड़ी। हाँ, बस पहुंच ही गए। हाँ, रुको रूपा, खिड़की खुली है, रुको। हाँ, आओ। अब देखो रूपा, देखो। मैं झांक के देखो। हाँ, देखो। ठीक है। अरे, क्या हुआ? देखो रूपा, आंखें फाड़ फाड़ कर देखो। अरे, मुंह क्यों मोड़ लिया? अरे, ऐसी सुंदर आकृति की मिसाल तो ढूंढने पर भी नहीं मिलती। देखो रूपा, देखो। क्या हुआ? देखो, देखो ना रूपा, देखो। एक शब्द भी चुप मुंह से निकाला, चले जाओ यहाँ से। क्यों? देखो, तुम्हें देखना था। नहीं सुंदर, वहीं रहो तुम। आज का मानव केवल आकृति का ही सौंदर्य देखने का आदी हो गया है। ना चाहते हुए भी आज आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई। नहीं, आकृति का सौंदर्य ईश्वर की देन है, जो चल है, चंचल है। कृति का सौंदर्य मनुष्य के स्वयं की जागृति, जो अचल है, शांत, स्थायी है। यही बात मैंने आपको सबसे पहले कही थी, जब एक ढलती रात में आपने पहली बार मेरे दरवाजे की कुंडी खटखटाकर सामने प्रकट होने का अनुरोध किया था। मेरे विचार और मेरी लिखी ये किताबें, केवल ये दो ही वस्तुएं मेरी कृति हैं, आकर्षण है। शेष केवल आकृति ही थी जो आज प्रकट हो चुकी है। मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना रूपा। प्रेयसी या पत्नी की आशा तो मैंने स्वप्न में भी नहीं की थी। केवल मित्र की आशा थी, वो भी आज टूट गई। मेरे कहे हुए कटु शब्दों के लिए क्षमा करना, क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। ढलती रात। अभी आप गंगादास कोठारी का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। गिरीश की भूमिका में थे अनुराग अरोड़ा, रूपा कुमकुम जैन, कांता सुनीता ठुकराल, सुंदर राहुल दक्ष और रामू की भूमिका में थे गौरव तंवर। प्रस्तुतिकरण सहयोग शिवाली और गायत्री का था। नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार। इस नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air@gmail.com पर भेज सकते हैं।